वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस स्टूडेंट्स। हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। हमारा लास्ट पार्ट है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आएंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे मेटल्स जो होती हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व होती हैं, और क्या क्या ऐसे इसके अंदर रिएक्शंस हैं उनको हम लोग जो है एग्ज़ाम के अंदर एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और बहुत सारी प्रोसेसेस की तो डायरेक्ट डेफिनेशन इसके अंदर आती है। तो समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो कह रहा है देयर इज ए क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स जितनी भी होती हैं वो सब किससे मिलती हैं? अर्थ की क्रस्ट से मिलती हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो सी वाटर के अंदर से क्या मिलते हैं? हमें कुछ सॉल्ट मिलते हैं। लेकिन जो अर्थ क्रस्ट है वो किसका सोर्स है? वो मेटल्स का सोर्स है। The elements or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals. So this is important. This is the definition of minerals. Of minerals. जिसने बोला है कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकर होते हैं नेचुरली अर्थ क्रस्ट में, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग मिनरल्स कहते हैं। फिर ये कह रहा है सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। मतलब मान लीजिए कि कहीं पे अगर हम लोग समझे कि आयरन के रिजर्व्स मिले हैं, आयरन आयरन है, हमें पता है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर हम लोग मिट्टी को देखेंगे तो उसके अंदर आयरन के डिपॉजिट्स हैं। तो हम लोग जो है जब उसमें हाई परसेंटेज होता है आयरन का तभी उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिटेबल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कर सकते हम कि अगर वहाँ से कोई, अगर हम लोग 100 ग्राम का सैंपल लें तो पता लगा उसके अंदर केवल 1 ग्राम आयरन मिल रहा है, 99% क्या है उसके अंदर अनवांटेड क्वांटिटीज़ हैं, तो हम ऐसी जगह पे एक्सट्रैक्शन नहीं करते। हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ऐसी जगह जहाँ मेजोरिटी क्या हो कि जो हमें मेटल की मिले, ताकि जो प्रोसेस है वो क्या बने? प्रॉफिटेबल बने, इकोनॉमिकली एनविडेबल बने। तो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। इन मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। मतलब मिनरल तो हर जगह है, लेकिन ओर क्या है? जहाँ पे जो परसेंटेज है किसका? पर्टिकुलर मेटल का, पर्टिकुलर मेटल का वो कितना है? प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो, एक्सट्रैक्टेड हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओर कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर परसेंटेज क्या हो? मेटल का ज़्यादा हो। फिर ये कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये इसके अंदर तरीका बताएगा। तो इसने कहा कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग देख ही चुके हैं। मैंने भी पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था आप लोगों को कि जो मेटल्स होती हैं उनकी अपनी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। फिर ये कह रहा है हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। आपको अगर इतनी नॉलेज है कौन मेटल कितनी रिएक्टिव है, जैसे कि हमने देखा था गोल्ड और सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, तो वो कहीं पे अगर फाउंड की जाती हैं तो हम देखेंगे कि उसमें अनवांटेड ज़्यादा जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अगर हमें रिएक्टिविटी का पता है तो हम एक्सट्रैक्शन क्या कर सकते हैं? ईजी कर सकते हैं। सब मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में भी मिलती हैं। फ्री स्टेट का मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन उसके अंदर नहीं है। जैसे गोल्ड होता है तो गोल्ड क्या होता है? अपने आप में ब्लॉक्स मिलते हैं गोल्ड के। गोल्ड का ऐसा नहीं होगा कि उसका आपको पूरी रिफाइनिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसको पहले मतलब जो उसमें से अनवांटेड क्वांटिटीज को निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो फ्री स्टेट में मिलते हैं। सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, जिसे बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है, तो दीज मेटल्स आर एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। एक्टिविटी सीरीज हमने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था। तो जो बॉटम में है, जैसे सिल्वर था और सिल्वर के नीचे कौन था? गोल्ड था, तो वो रिएक्टिविटी में सबसे लीस्ट है। तो वो क्या होते हैं कि वो आ, हमें जो है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और उनकी वो ज़्यादातर फ्री स्टेट में ही हमें मिलते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन ए, आगे चलते हैं, इन ए फ्री स्टेट। फ्री वहां पे था पिछली स्लाइड में। तो जनरली जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं जैसे ये, तो किस में मिलेंगे? नेटिव स्टेट में या किस में मिलेंगे? फ्री स्टेट में मिलेंगे। फिर ये कह रहा है एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो गोल्ड सिल्वर और यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे प्लेटिनम भी मैं ऐड कर देता हूँ, पीटी इसका सिंबल होता है। तो प्लेटिनम भी किस स्टेट में मिलता है? फ्री स्टेट में। फिर ये कह रहा है कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज द सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। सल्फाइड ऑक्साइड का मतलब क्या है? उसने सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाया हुआ है और उसे क्या बोलेंगे? सल्फाइड। जैसे जिंक होगा तो किस में मिलेगा? वो जिंक सल्फाइड में मिलेगा, ZnS। दिस इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड या जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा।
तो इस तरह से इनकी सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स होती हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, टॉप पे है एक्टिविटी सीरीज के, आर सो रिएक्टिव नेवर फाउंड नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये तो कभी नेचर में फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे ही नहीं आपको, हमेशा किसकी फॉर्म में मिले, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ऑक्साइड या सल्फाइड के साथ। फिर कहता है मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। और जो मिडिल में आप लोग देख रहे हैं ना, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। ओके, इसका मतलब दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। तो मतलब ये ज़्यादा इनके अंदर आप लोगों को वेरिएशन नहीं मिलेगा इनके अंदर की किसी भी एलिमेंट से कंबाइन कर लिया। ये जनरली आपको यहाँ पे किसके फॉर्म में मिलेंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में हमें यहाँ पे ये इनकी स्टेट में मिलते हैं। यू विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। तो ऐसी बहुत सारी जो ओर्स होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत एबुंडेंट क्वांटिटी में हमारी अर्थ की ओर में होता है, मतलब अर्थ की क्रस्ट में होता है ऑक्सीजन। तो इसीलिए ज़्यादातर मेटल्स आपको ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती हैं। फिर ये कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी एबुंडेंट ऑन द अर्थ। मैंने बताया आपको कि एबुंडेंट है, तो इसलिए वो ज़्यादातर हमें ऑक्साइड्स के साथ ही मिलेंगे। Thus, on the basis of reactivity, we can group the elements into following three category। तीन कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो यहाँ पे बोल रहा है, वो क्या है, पहली कैटेगरी यहाँ पे बोल रहा है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, दूसरा बोल रहा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, थर्ड मैडम ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेटल्स हैं वो किस में है, हाई रिएक्टिविटी में है। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन दीज इन ईच कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज हमने तीन कैटेगरी बनाई हुई है कि यहाँ पे जो है ये लीस्ट रिएक्टिविटी वाली हैं, ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं और ये मीडियम वाले हैं। तो इनके अलग अलग प्रोसेस होगी इनको एक्सट्रैक्शन की। several steps are involved in extraction of pure metal from ores। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं कि जिससे हम लोग क्या कर देते हैं, क्या करते हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक ही प्रोसेस नहीं होती है, बहुत प्रोसेस होते हैं। A summary of these steps is given, each step is explained in detail in the following section। आगे के सेक्शन में इसके एक्सप्लेनेशन है, पहले हम समझ लेते हैं क्या है। जो ओर होती है उसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि हमने उसमें से जो अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे देखेंगे। उसके बाद ये कह रहा है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम एंड लो रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन ओर का, ओर को मेल्ट कर लेते हैं पूरी की पूरी ओर को, और फिर उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या मिलती है, प्योर मेटल मिलती है। फिर यहाँ पे मीडियम रिएक्टिविटी क्या है, अगर वो कार्बोनेट की ओर है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा कि हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। कैल्सिनेशन क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। अगर सल्फाइड की ओर है जैसे कि ZnS, जिंक सल्फाइड, तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी और ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा फिर हमें उससे, दोनों से ही ये होगा, और उसका हम रिडक्शन करके फिर फाइनली जो मेटल मिलते हैं उसको क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे CC से याद रखें कि CC फॉर कार्बोनेट ओर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैल्सिलेशन करना पड़ता है। तो CC से याद रखें। अब उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी वाली हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में हमें मिलती हैं, उनकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने का, क्योंकि सल्फाइड अगर और होगी तो ये रूल है कि उसका क्या होना पड़ेगा, उसको रोस्टिंग करना पड़ेगा, और फिर हमें क्या मिलती है, मेटल मिलती है। मेटल की हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस है, आगे समझते हैं कि क्या है। एनरिचमेंट और क्या होता है, एक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत आता है और इसको समझते हैं। ये कह रहा है और माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, इट इज। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे आयरन की माइनिंग होती है, तो आयरन की माइनिंग के जो ब्लॉक होते हैं उसमें क्या होता है कि वो एक तरफ से उसको ओर को उठाना शुरू कर दे। तो सैंड भी वहाँ पे पॉसिबल होगी, कुछ और क्वांटिटीज भी हो सकती है, सैंड भी हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है। इन्हें गैंग कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि डेफिनेशन ऑफ गैंग। तो गैंग हमारा क्या होता है कि जो हमारी कंटेमिनेटेड इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज सच एज हमारी क्या है, सॉइल, सैंड एटसेट्रा, इन सबको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। द इम्प्योरिटीज
मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द और प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मतलब हम लोग जब उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम ऐसा नहीं करते कि आयरन की ओर है तो उसको उठाया और डायरेक्टली हमने उसकी कैल्सिनेशन एटसेट्रा यूज स्टार्ट कर दी। पहले तो हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाएंगे, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद हमारी ऑक्साइड वगैरह बचेगी, उसको हटाएंगे। तो सबसे पहले उन इम्प्योरिटीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे। फिर ये कह रहा है मुझसे, used for removing the gang from the ore are based on differences between the physical and chemical properties of the gang and the ore। तो जो भी हम लोग रिमूव करने के लिए जो ये हमारे गैंग होता है उसके लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी डिपेंड करती है, गैंग की और ओर की डिपेंड करती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोगों की जो सॉइल होती है, मान लो कोई ओर है और ओर के साथ यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, या सॉइल की जगह आप सैंड ले लीजिए, सैंड के पार्टिकल्स हैं, लेकिन इस ऑयल ओर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक बहुत बड़े कंटेनर में वाटर को लेकर के, ये मैंने H2O डाल दिया, तो H2O को डालने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे को इसके अंदर डिसॉल्व कर दूंगा। तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा कि जो ओर होगी वो तो वाटर में हो जाएगी, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ सैंड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि बड़े आराम से इस पूरे के वाटर जो है जिसके अंदर ओर है उसको निकाल लूंगा और सैंड नीचे ही रह जाएगी। तो हम इस तरह से यूज करते हैं, मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया। तो अब यहाँ पे लेकिन अगर ओर ऐसी होती कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती तो हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर क्या होता कि नीचे जब ये जो यहाँ पे कंसंट्रेशन सिस्टम बनता तो इसके अंदर क्या होता, सैंड भी होती और ओर भी होती। फिर हम लोग इस वाटर को हटाते तो फिर हम वहीं पे पहुंच जाते जहाँ से शुरू किया था। तो केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ओर की कि वाटर सोल्यूबल है नहीं है या क्या है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज अकॉर्डिंगली। ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, अब ये एक एक करके कवर करेगा कि जो लो है एक्टिविटी सीरीज में उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दीज मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव। तो जो मेटल्स होती हैं ऐसी बहुत अनरिएक्टिव होती हैं, हमने भी देखा इसके अंदर कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत कम रिएक्टिव हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। उनको क्या कर देते हैं हम लोग, उनको हीट करते हैं, और हीट करने पे उनकी ऑक्साइड्स क्या होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, HgS। तो इसने बोला सिनेबार, सिनेबार इज HgS, मर्करिक सल्फेट सल्फाइड, सॉरी मर्करिक सल्फाइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है इसका कि यहाँ पे ये ओर है मरकरी की, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मरकरिक ऑक्साइड, ये HgO में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन से। और जब ये हीट हो जाती है देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो फर्दर लिक्विड स्टेट में मरकरी हमें मिलता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि सिनेबार क्या होता है, इसका एक्सट्रैक्शन का वो लिखिए, मेटल कैसे मिलेगी। तो आप समझिए कि इसको हीटिंग ही करते जाना है। ओके, पहले ऑक्साइड मिलेगी, ऑक्साइड की हीटिंग करते हमें मेटल मिल जाएगी। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2s कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग। हीटिंग किया ऑक्सीजन में Cu2O मिला, Cu2 की Cu2s से रिएक्शन करा के हमने कॉपर बना दिया। आप चाहे तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको कंटिन्यूसली हीट करके भी बना सकते हैं। Cu2s से क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Cu जो है Cu के साथ यहाँ पे हमें मिल गया, लेकिन सल्फर किसको ले गया, ऑक्सीजन को अपने साथ SO2 में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। सेकंड पॉइंट कि हम लोग मिडिल में जो होती हैं एक्टिविटी सीरीज के उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब ये क्या है कि मीडियम तरीके से रिएक्शन शो करती हैं। ये जो है मतलब कि ये नहीं कि ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो एक्टिविटी इनकी होती है। फिर ये कह रहा है दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। जैसे Fe है तो Fe जो है वो किस में होगा, और जिंक जो होगा, और लेड Pb, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉपर, तो जनरली किस में होगा, कार्बोनेट होगा या फिर क्या होगा, सल्फाइड। जैसे इसने Cu2s, आपने यहाँ पे देखा कि जो कॉपर है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे सल्फाइड की फॉर्म में है। ओके, जिंक जो है वो जिंक किस फॉर्म में हो, ZnCO3, तो ये जिंक कार्बोनेट हो गया। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ऑक्साइड से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ऑक्साइड है तो उसको फर्दर हीट करते चले गए।
Therefore, prior to reduction, the metal sulfides must be converted into metal oxide. तो हम लोग पहले मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड में. सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. तो एक्सेस ऑफ एयर के अंदर जब उसको हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑक्साइड में. दिस प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग. तो जब भी हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे इसने दोनों प्रोसेस दी हैं, रोस्टिंग दी है, कैल्सिनेशन दिया है. तो रोस्टिंग के अंदर क्या है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि इसको हम लोग एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट करते हैं. ओके. कार्बोनेट्स, द कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर. तो यहाँ पे जो एयर आप देख रहे हैं कि कार्बोनेट एयर जो है, कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया गया है. वो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है यहाँ पे एयर की. तो किसी क्लोज कंटेनर वगैरह के अंदर हम इनको करते हैं, तो जब भी हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ऑक्साइड में. तो जब जिंक की, अगर आप लोग देख रहे हैं सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, क्या होगा कि वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी. आप सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर देंगे, और कार्बोनेट है तो क्या कर देंगे? कैल्सिनेशन. यहाँ भी आप याद रखें सी, मैंने आपको बताया था पीछे भी. तो कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट. और इसके बाद कह रहा है दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन. केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग कैल्कुलेशन ऑफ जिंक कोर्स कैन बी शोन इज फॉलोज. तो ये इस तरह से शो कर सकते हैं. तो मेटल ऑक्साइड्स, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड corresponding metals by using suitable reducing agent. तो हम यहाँ पे reducing agent का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, जैसे कार्बन हो गया, वो क्या करेगा कि उसकी हाई कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की. तो इसीलिए वो कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. और हमें क्या मिल जाती है? प्योर जिंक मिल जाता है. तो ये इसने यही बोला हुआ है कि जिंक होता है ऑक्साइड के से, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? मेटालिक जिंक कार्बन के साथ रिएक्ट करके बना देंगे. यू हैव ऑलरेडी सिमिलर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन. फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग प्रोसेस. तो मेटल्स को जब हम लोग क्या करते थे कि उनके कंपाउंड से निकालते थे, तो उसे भी क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग प्रोसेस बोलते थे. बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, कार्बन मतलब कोक. यहाँ पे हमने कोक यूज किया हुआ है. नेचुरल फॉर्म है किसकी? कार्बन की. सॉरी, डेराइव्ड फॉर्म है कार्बन की. कोक जो होता है वो जब हम लोग लिमिटेड सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन के हम कार्बन को बर्न करते हैं तो वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है, और कोक जो होता है उसके हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन आल्सो बी यूज. यानी कि हम लोग इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं. ओके. फिर ये कह रहा है द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, etc आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ क्या होगी? उतनी ही होगी, क्योंकि वो इससे ज्यादा रिएक्टिव हैं जिंक एटसेट्रा से, तो उनको भी यूज कर सकते हैं. ये देखते हैं कैसे. तो यहाँ पे हम देखते हैं बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड. तो हाई रिएक्टिव क्या करेगा? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. तो उसने कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लिया. और लो रिएक्टिव है, क्योंकि लो रिएक्टिव है, इसको अपनी ऑक्सीजन किसे देनी पड़ेगी? इसे हाई रिएक्टिव को देनी पड़ेगी. और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये मैग्नीज मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगी? हीट एनर्जी. फिर ये कह रहा है दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये. एक्सोथर्मिक का मैंने मतलब बताया था कि हीट क्या होती है? इतनी रिलीज होती है. द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट. जो मेटल यहाँ पे मिल रही है ना आपको, मैग्नीज, वो क्या है? मोल्टन स्टेट में मिलेगी आपको. इतनी हीट इवॉल्व होती है यहाँ पे. कह रहा है द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स. इट इज कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या बताया? ये थर्मिट रिएक्शन है. और थर्मिट रिएक्शन के अंदर रेलवे यूज क्या है इसका? रेलवे ट्रैक्स को ऐड करने में. Fe2O3 जो होता है उसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? आयरन, Al2O3 और हीट. ये आयरन जो होता है किस स्टेट में मिलेगा? मॉल्टन स्टेट में. और ये समझते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है. सपोज कीजिए ये मेरा सरफेस है और ये मेरा आयरन ट्रैक है, और ये दोनों मेरे पास आयरन ट्रैक है. अब ये ब्लॉक हो गए हैं यहाँ से. ब्लॉक होने के बाद क्या करेंगे कि ये क्या करेगा इसके अंदर कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि थर्मिट प्रोसेस कर रहा है. तो इस तरह से मशीन इसने रखी हुई है. ये मशीन आपने यहाँ पे लगा दी. लगाने के बाद ये पूरा का पूरा इसके ऊपर अपेरेचस है मान लीजिए. तो इस अपेरेचस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक तरफ एल्यूमिनियम है, इधर से निकाल रहे हैं,
और दूसरी तरफ जो है हमारा Fe2O3 है। हमारा ये एल्यूमिनियम है एक तरफ, और एक तरफ हमारा Fe2O3 है। इसको इधर से निकाल रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। और हमें यहाँ पे जो इस स्पेस में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, Fe मिल रहा है, जो कि किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। तो मोल्टन स्टेट में होने की वजह से आयरन जो होगा कुछ टाइम बाद यहाँ से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिल होने के बाद जब वो पूरा फिल हो जाएगा तब हम उसको थोड़ा स्पेस लेके छोड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मोल्टन स्टेट में, जो मोल्टन स्टेट के बाद जब सॉलिड स्टेट आती है तो क्या होता है कि वो एक्सपेंड करता है थोड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके छोड़ देते हैं, और कुछ टाइम बाद चूंकि मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आयरन ट्रैक क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि किस तरह से प्रोसेस होती है। फिर ये कह रहा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, दिस इज थर्ड। तो यहाँ पे जो टॉप पे है एक्टिविटी सीरीज में उनके लिए क्या बताया गया था, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कह रहा है मेटल्स एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ आप रिएक्शन करा के उनको क्या नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। कार्बन के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो वो कुछ और ही बना देगा, आपको मेटल नहीं मिलेगा, वो कार्बन के कंपाउंड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इट्स, क्योंकि कार्बन जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से, मैग्नीशियम से, तो इसलिए ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। रिडक्शन के लिए प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये रिडक्शन के लिए ये जो मेटल है जो रिड्यूस कर रही है वो हाईली रिएक्टिव होनी चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है किससे, मैग्नीज से। फिर ये कह रहा है दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो इसीलिए क्योंकि इन मेटल्स की एफिनिटी ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, देन कार्बन। तो कार्बन के साथ एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होगी। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोसेस यूज किया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। मोल्टन क्लोराइड से हमें मिलते हैं वो, यानी कि जो उनकी क्लोराइड फॉर्म है वो मोल्टन स्टेट में जब होती है तो उससे मिलते हैं, मैं समझाऊंगा आगे। फिर ये कह रहा था मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड नेगेटिवली चार्ज, वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, द रिएक्शन एज दिस। तो अब आप ये देखिए इसका नाम कैथोड है, यहाँ पे इसने अपैरेचस भी दिया हुआ है कि कैथोड का मतलब क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज है। ये एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड का नाम क्यों पड़ता है, कैथोड का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इस ये नेगेटिवली चार्ज होती है और कैटायन इसकी तरफ माइग्रेट करता है। दिस इज द कन्वेंशन टू नेम देम। कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, जाएगा, उसका नाम क्या होता है, कैथोड। ये इसका असली लॉजिक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। एनोड, एनोड पॉजिटिव है, एनोड का नाम एनोड क्यों है, टर्मिनल पॉजिटिव है इसलिए इसका नाम एनोड नहीं है। इसका नाम इसलिए एनोड है क्योंकि एनायन जो है वो इसकी तरफ माइग्रेट करेगा, वो इसकी तरफ जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, एनोड। दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ एनायन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, क्योंकि इसकी तरफ कैटायन जाएगा तो इसलिए Na पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एट एनोड क्लोरीन होगी, क्लोरीन क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीव करेगी और साथ में क्या मिलेगा, Cl2 यहाँ पे मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हमें कौन सी गैस मिलती है, एनोड के अंदर यहाँ पे Cl2 गैस यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या लिया हुआ है हमने, मोल्टन स्टेट ली हुई है। यहाँ पे इसने कॉपर और कॉपर प्लस 2 दिखाया, मैंने इसको सोडियम के तरीके से बताने की कोशिश की आप लोगों को। तो इसलिए सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, NaCl हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, इन सब से को हम लोग मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं और मोल्टन स्टेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम इनको ऑब्टेन करते हैं। क्या चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिफाइनिंग, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। जो हमें मेटल्स यहाँ पे मिल रही हैं वो एकदम प्योर स्टेट में नहीं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ अभी भी इम्प्योरिटीज है। तो उनके अंदर इम्प्योरिटीज है, मस्ट बी रिमूव्ड to obtain pure metals. Most widely used method for refining impurities is electrolytic refining. तो हम लोग कौन सी रिफाइनिंग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। ये प्रोसेस क्या समझते हैं, कह रहा है मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड etc आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इन ये जो प्रोसेस है कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली, इनको क्या करते हैं हम लोग, रिफाइंड करते हैं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इम्प्योर मेटल को क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं।
एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। कैथोड को ये प्योर मेटल क्यों बना रहा है? वो इसलिए बना रहा है क्योंकि प्योर मेटल किस तरफ आएगी? कैथोड की तरफ आएगी, हमने अभी देखा। ए सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। द apparatus is set up as shown in figure 3.112। तो 3.112 में इस इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक रिफाइनिंग की जो सेम प्रोसेस है। फिर ये कह रहा है ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेटल फॉर्म्स द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो जाएगी किस पे? कैथोड पे। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज go into the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and known as anode mud। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके अंदर जो हमने यहाँ पे ये प्रोसेस किया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा इसके इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर? कि इस यहाँ पे मिलेगा एनोड मड। एनोड मड क्या है? एनोड मड इसने बताया है कि जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। तो दिस इज द होल थिंग कि जो हम लोग एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, कैसे हमने एक्सट्रैक्शन किया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को बताना है। मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, और यहाँ पे गैंग क्या होता है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट, मिनरल क्या होता है? जो हमें नेचुरल स्टेट में मिलता है। नेचुरल स्टेट ऑफ मेटल। तो मेटल हमें किस स्टेट में मिलती है? नेचुरल स्टेट में मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज एटसेट्रा हमें मिलती हैं। तो अर्थ क्रस्ट में मिलता है हमें। सेकंड, ओर क्या होता है? जिसके अंदर हमें परसेंटेज सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब द परसेंटेज ऑफ मेटल इज सिग्निफिकेंट है एंड एक्सट्रैक्शन जो उसका एक्सट्रैक्शन है मेटल का इज प्रॉफिटेबल और इज फिजिबल। वो क्या है उसका? फिजिबल है। फिजिबल होने का मतलब वो हम कर सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल होंगे, इकोनॉमिकली विएबल है वो। आप कैसे भी वर्ड यूज कर सकते हैं। थर्ड ये कह रहा है गैंग। गैंग मैंने बताया था कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गैंग कहते हैं। तो ये सब मैंने थ्योरी में भी कवर किया, वहाँ लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में हमें कौन कौन से मेटल मिलते हैं? तो हमें याद रखना चाहिए फ्री स्टेट में हमें सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है, और मैं एक और बता देता हूँ प्लैटिनम। ये भी हमें किसमें मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसे याद करते हैं हम लोग। कार्बोनेट के लिए मैंने बताया था CC, कैल्सिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोनेट के लिए हम लोग कैल्सिनेशन यूज करते हैं। तो ऑक्साइड के लिए क्या यूज करते हैं? हम लोग रोस्टिंग यूज करते हैं। तो रोस्टिंग इज यूज्ड, हम लोग रोस्टिंग यूज करते हैं। तो ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी जो कि आप लोगों के अब तक अनकवर्ड होंगी। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।